हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कहाँ से क्या टॉपिक शुरू करवा दिया है। तो मैं अपनी रणनीति से आप लोगों की जो एस्टेट की तैयारी है वो करवाना चाहती हूँ। जो स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए अपनाई थी वही मैं बच्चों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बार नहीं 3-3 4-4 बार एस्टेट क्वालीफाई है और इस बार मैंने दिया नहीं था। ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि जिस हिसाब से जैसे कि इस बार आपका एस्टेट का रिज़ल्ट आया है और जैसा 1-2 बच्चों का मैंने रिस्पॉन्स भी सुना है, तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि बच्चे थोड़े-से दिग्भ्रमित हैं और उन्हें पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है कि कहाँ से और कैसे और किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वाली स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि देखो, जब आपके एस्टेट के एग्ज़ाम के फॉर्म निकल आते हैं, तो आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आप तैयारी शुरू करते हैं, तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो आपका कदापि होने वाला नहीं है। अगर आप समय रहते तैयारी शुरू करते हैं 3-4 महीने पहले, और जैसे कि अब मैं करवा रही हूँ, आप साथ-साथ इसी टॉपिक को करके रख दें। धीरे-धीरे मैं दिन में एक ही वीडियो डालूँगी या आप कहेंगे मैं तभी डाल दूँगी, जिस टॉपिक की कहेंगे मैं उसी टॉपिक की वीडियो डाल दिया करूँगी। आप चाहें अपने हिसाब से करें तो मेरे पास टॉपिक सेंड कर दें, और अगर आप चाहें कि मैम आप अपने हिसाब से करवाऊँ तो मैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि यूजीसी नेट का भी सिलेबस मैं करवाऊँ। हिंदी साहित्य मुझे यहाँ पर पूरा करवाना है, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है और हर जगह ये पूछा भी जाता है, चाहे वो डीएसएस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे एचपीएससी हो, एचएससी हो। ठीक, तो वो मुझे करवाना ही है। उसके साथ अब आप मैं आज इतना आसान सा टॉपिक लेकर आई हूँ, इसे आसान भी नहीं कह सकते, इसे मुश्किल भी नहीं कह सकते। मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम हिंदी की शब्दावली करेंगे। शब्दावली, क्योंकि अभी हमारे पास पूरी 1 साल पड़ी है, अगले एस्टेट के लिए या और जो भी एग्ज़ाम आएगा, ये हिंदी व्याकरण जो है ये तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके काम आने वाला है। जैसे वाक्यांशों के लिए एक सब आपका सीटेट, सीईटी वगैरह जो जो भी आपके जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं, तो हिंदी व्याकरण तो हर जगह पूछा जाता है। तो ये वीडियो तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी बात, मैं स्पेशल जो एस्टेट वाले बच्चे हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो एस्टेट वाले बच्चों को मैं अपनी स्ट्रेटजी की शुरुआत बताना चाहती हूँ कि मैं शब्दावली से शुरू करूँगी। अगर आपको शब्दों से खेलना आता है, आपको शब्दों के बारे में पता है, जैसे कि मैं अभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द करवाऊँगी, तो अगर आपको एक शब्द के बारे में पता है, जैसे कि ये अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी न हो, ये है। तो अगर ये शब्द कहीं और आता है, जैसे कि विलोम शब्द में पूछता है या कहीं और भी पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर अगर शब्दों के बारे में आपको ज्ञान है, तो पेपर आपके लिए सॉल्व करना आसान रहता है। अगर ये पर्यायवाची पूछते हैं, अनेकार्थी पूछते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले शब्दावली खत्म करेंगे। इसमें शब्दावली में हमारे आ जाएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और तत्सम, तद्भव, ये शब्द, लिंग, वचन, ये नहीं, सॉरी, तो ये सब हम करने वाले हैं। नकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक, ये शब्द, पर्यायवाची, ये सारे हम करेंगे बारी-बारी और बहुत छोटी-छोटी वीडियो बनाएँगे, ताकि आपके लिए आसान रहे। अभी मैं आपको ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि आप लगा लो कि हमारी फर्स्ट क्लास है। एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए हमारी ये फर्स्ट क्लास है, और आप एक अपना नया-सा रजिस्टर बना लें, ठीक है? और साथ में कोई भी एक बुक फ़ॉलो करें। ये जो मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, इस बुक का नाम है, मैं उपकार वाले से पढ़ा रही हूँ। अब आप जो उपकार की बुक खरीद कर लाओगे, और मेरे पास जो उपकार की बुक है, ये सन 2007 या 8 की खरीदी हुई है। तो इस बुक में जो कंटेंट है वो शायद पता नहीं आप वाली में मिले या नहीं मिले। लेकिन जो भी मैंने एस्टेट की तैयारी की थी, मैंने अपनी सारी जो उपकार की बुक है, इसकी शब्दावली मैंने पूरी याद करी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कम से कम 250 पर्यायवाची मैंने याद किए थे। आपको भी बताती हूँ आपको याद कैसे करने हैं। जैसे कि सूर्य है, आप पर्यायवाची पढ़ने लगे। अब आप 5-4 पर्यायवाची पढ़ के और आप सोचते हो छोड़ो ये तो मुझे आते हैं। आपको क्या करना है कि जो आपके टिप्स पे है, उन सबको आप छोड़ते जाइए, या फिर ऐसे करिए जैसे सूर्य है। सूर्य की अगर हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो आपको वो लिखने हैं जो आपको नहीं आते।
नोट्स में वो लिखना है जो आपको नहीं आते, ताकि आप जब तैयारी करें, रिवीजन करें तो आपके लिए आसान हो। ठीक वैसे ही अब मैं ये बताऊँगी, जैसे कि हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, तो इनमें से जैसे कि ये है, ये आपके लिए आसान है, जो कभी बूढ़ा न हो। आप सबको पता है कि ये आसान है, तो आप इसे, आपको ये पता है कि आज इसे मैं अपने नोट्स में लिखूँ तो भी ठीक है, नहीं लिखूँ तो भी ठीक है, इस बात का मुझे हमेशा के लिए पता है, तो आप इसे अपने नोट्स में मत लिखिएगा। मैं एस्टेट की तैयारी के लिए आपको कह रही हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि इन्हीं नोट्स के से मैं सब्जेक्टिव भी पढूँ, ऑब्जेक्टिव वो स बाद में जो और एस्टेट होने के बाद जो स्क्रीनिंग पेपर होंगे, उनसे उनकी भी मैं यहीं से तैयारी करूँ, तो आप ये सारा लिखते चले जाइए। लेकिन रीड बट राइट मोर, आपको पढ़ने से ज़्यादा लिखना होगा, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि एचपीएससी ने भी लिखित परीक्षा शुरू कर दी है, तो आपको लिखने का अभ्यास भी करना है। मल्टीपर्पज़ से आपको तैयारी करते हुए हमारे साथ चलना है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको, अगर आप कहें कि मैम आप अपने नोट्स की कॉपी हमें दिखाइए, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। ठीक है, कि मैंने ऐसे-ऐसे लिखे थे। बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, आप वीडियो ऑन कीजिए और साथ-साथ अपना पेन कॉपी लीजिए, उसे पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, और उसके बाद सिर्फ़ एक बार आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो अभी तक के जो एस्टेट के लिहाज से देखें, तो ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग के पेपर देंगे, तो भाई हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, आजकल ये भी पूछते हैं। तो मेरा तो यही टारगेट रहेगा कि एक साथ सारी तैयारी आप लोगों की करवाती चलूँ, एस्टेट पास होने के बाद आपको और कहीं भटकना ना पड़े। तो भाषा में शब्दों का ये होते क्या हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द होते क्या हैं? ठीक है? भाषा में शब्दों का कम एवं उचित प्रयोग लेखक की अभिव्यक्ति कौशल को प्रकट करता है। मतलब जो लेखक होता है या कवि होता है, वो कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात कहता है। भाषा में भावों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने वाले एक शब्द प्राय उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर अथवा समास की विधि अपनाकर बनाए जाते हैं। देखो, ठीक है, संक्षिप्त करने होते हैं। भाषा में भावों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने वाले एक शब्द प्राय या तो उपसर्ग होते हैं, या प्रत्यय होते हैं, या फिर समास विधि से शब्द बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से अभिव्यक्ति में वाक्यांश के स्थान पर उसके भावों को व्यक्त करने वाला एक शब्द का प्रयोग भाषा सौंदर्य में वृद्धि कर देता है। मतलब ये क्या कहता है, ये हमारे भाषा के सौंदर्य में क्या करता है, वृद्धि करता है। जब हम अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं, तो उसको सौंदर्यता प्रदान करता है। हिंदी भाषा को ये शब्द परंपरा धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसे शब्दों को स्थानापन्न शब्द भी कहते हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं, हम स्थानापन्न शब्द भी कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले स्थानापन्न शब्दों की सूची इस प्रकार से है। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। नोट्स आप बनाते जाइएगा। जिसके पास, आप एक ही जगह ये मत सोचना कि मैं अब 150-200 यहाँ से पढ़ लूँगा, तो हो सकता है किसी और बुक में से आ जाए। मैंने कम से कम, जब मैंने शुरू में तैयारी की तो इस बुक से की थी, लेकिन उसके बाद मैंने 3-4 बुक्स को निगाह में से निकाला, तो मैंने यही पाया कि 1-2 का कोई फ़र्क पड़ता है। लगभग सभी बुक में यही होते हैं, कट कॉपी पेस्ट ही होता है, कुछ नया नहीं होता। कहीं आपको ये वहम घुस जाए, आप किसी एक बुक को टारगेट कर लो और साथ-साथ वीडियो देखते रहो। ये वीडियो देख ली, फिर आपके उसमें जो बुक में है वो सारे पढ़ लिए, कुछ डिफरेंट लगा उसे नोट कर लिया, तो बस आपकी तैयारी होती चली जाएगी। लेकिन आप किसी एक बुक से पढ़ें। तो शुरू करते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन। उसे क्या कहते हैं, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो। मतलब जो हमारी इंद्रिय जो है, उस ज्ञान से भी हम उसे नहीं जान सकते, उसे क्या कहते हैं, अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, अग्रज। ठीक है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, मतलब आपसे जो छोटा होता है, अब आप इन अक्षरों को कैसे याद रख सकते हैं, अग्रज। आपका जो बड़ा भाई होता है उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं, और जो छोटा होता है उसके लिए अनुज यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसको जीता न जा सके। तो देखो,
एक आपको ना यहीं से शब्दों से, इन्हीं शब्दों से बनता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर नहीं भी आए तो जिसको जीता न जा सके, तो आपको ये जीतने वाला शब्द उसमें ज़रूर शामिल होगा। जैसे कि अजय, अजय, जय आ गया यहाँ पर। जिसे जाना न जा सके, तो जिसको जाना नहीं जाता उसी से क्या बनता है? अज्ञे, या अज्ञात से बना है अज्ञे। जिसके विषय में कुछ ज्ञात न हो तो उसे क्या कहेंगे? ज्ञात न हो तो उसे क्या कहेंगे? अज्ञात। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, मतलब शत्रु, तो जिसका शत्रु ही नहीं जन्मा तो उसे क्या कहेंगे हम? अजात शत्रु। ठीक है, एक नाटक भी है अजात शत्रु। जो सोचने योग्य न हो, मतलब आप जिस पर सोच विचार करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन, चिंतन। और जिसमें चिंतन ही न हो तो उसे अचिंत्य। जिसकी तुलना की न जा सके तो उसे अतुलनीय कहेंगे। देखो ये तुलना आ गया, तो इसको क्या कह दिया? अतुलनीय। जो क्षमा न किया जा सके तो उसका हो जाएगा, क्षमा में ही बना है अक्षम्य, अक्षम्य है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, तुरंत आपको याद हो जाएंगे कि पूछ क्या रहा है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, ये सबको पता है आपको कि उसे हम अतिथि कहते हैं। देखो ये तिथि है, उसके आगे ए लगा दिया तो अतिथि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, मतलब जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे अतीन्द्रिय बोलेंगे। और जिसने, जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसे क्या बोलेंगे? आपने अभी देखा था, इनमें पजल नहीं होना है आपको। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। मतलब परमात्मा के लिए हम यूज करते हैं ना कि ये अगोचर, अनंत, अगम है भगवान। तो भगवान को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं देख सकते, इंद्रियों वाले ज्ञान से भी नहीं जान सकते, तो उसे क्या कहते हैं? हम अगोचर कहते हैं। और इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। अब देखना, आवश्यकता से अधिक वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा जब होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। और जब वर्षा कम होती है आवश्यकता से तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये बीच में थोड़ा सा स्किप कर देना। तो ये क्या था हमारा? आवश्यकता से जब अधिक वर्षा होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। और आवश्यकता से कम वर्षा होती है, कम वर्षा जब होती है तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। ये आपको साथ साथ लिखने हैं। अब देखो यहाँ से आपकी शब्दावली कैसे बनी। जब अतिवृष्टि दे दे तो उसका विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा। ठीक है, ज्ञात दे दे तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। इस तरह से ये जो शब्दावली है आपके हर जगह पर काम आएगी, आपको आपका बेस मजबूत करना है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे टले नहीं। देखो यहाँ से ये शब्द है, यहीं से बनेगा अटल। जो व्यतीत हो गया, व्यतीत, तीत, देख रहे हैं आप यहीं पर, तो उसको क्या हो जाएगा? अतीत कहते हैं। कहते हैं ना ये तो बात अतीत की है। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? अतीत। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आप सबको पता है, तो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। अब ये भाषा की शुद्धिकरण में भी ये शब्द आएंगे आपके पास कि शुद्ध करके लिखे शब्दों, निम्न शब्दों को शुद्ध कीजिए, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये अतिवृष्टि, ये भी शुद्धिकरण में आता है और ये भी आता है। दोनों को आपको अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको अपने आप तैयारी हो जाएगी। जो आज तक से संबंध रखता हो उसे अद्यतन कहते हैं। ठीक है, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो तो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, तो जिसका अनुभव आपने कर लिया तो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत। जैसे कि मैंने एस्टेट का पेपर किया तो मुझे उसका अनुभव हो गया है, तो मैंने एस्टेट को अनुभूत कर लिया है, ऐसे कह सकते हैं। पहाड़ के ऊपर की समभूमि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर जो पहाड़ होता है, ये इस तरीके से जो पहाड़ होता है, ये जो इसके ऊपर की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? अधित्यय का, ये याद रखना आपको। और जो नीचे की भूमि होती है उसे उपत्यय का कहते हैं, उपत्यय ये का कहते हैं। तो ये दोनों आपके विलोम, जब भी आप विलोम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों शब्द हैं वहाँ पर। जिसका कोई घर न हो, अनिकेतन। जिसका निवारण न किया जा सके,
अनिवार्य पेपर में लिखे हुए होते हैं ना, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आप उनको टाल नहीं सकते। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले अनुयायी। अनुयायी जैसे किसी संप्रदाय, जैसे कि एक बौद्ध संप्रदाय है, तो बौद्ध संप्रदाय में जाने वालों को क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं उनको। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं? अंत्यज। जिसका कोई अन्य से लगाव या प्रेम हो उसे क्या कहते हैं? अनुरक्त। और जिसका न हो उसे विरक्त कहेंगे। तो ये भी विलोम हो गए आपके। अगला है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र, तो इसे अनुस्मारक कहते हैं। ये अव्यक्ति और माध्यम में भी है। ये पहले लिखे गए पत्र का याद दिलाते हुए जब हम दूसरा पत्र लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो तो उसे क्या कहते हैं? अनित्यवादी। क्या कहते हैं उसे? अनित्यवादी। आप एक दो बार मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और वीडियो आप एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, फिर एक बार इसमें से देख कर लिखें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो कभी न आया हो तो उसे क्या कहते हैं? अनागत, मतलब आया हुआ नहीं है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जब आप विलोम पढ़ोगे तो ये शब्द जो है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, भ्रमित करेगा, और यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है, चाहे वो विलोम में बने, चाहे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में बने, चाहे तो कहीं पर भी बने, लेकिन ये शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्ञ। आप ऐसे कर लो कि ज्ञ से होता है ज्ञान, और जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, जो कुछ नहीं जानता, उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे कहते हैं अनादृत। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित। आपने देखा है पेपर में दो तरीके के गद्यांश पूछे जाते हैं, एक पठित और एक अपठित। तो अपठित कहते हैं ना, हमारी बुक में से नहीं आएगा, बुक से बाहर आएगा, मतलब जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। इन सब बातों को मैं वहाँ से जोड़ रही हूँ जिसका आपको पता है, ताकि याद करना आसान हो जाए। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। आपने कभी चुनाव जब होने के बाद जब चुनाव की वोटिंग होती है, आपने सुना होगा कि प्रत्याशित वोट इतने रहे, अप्रत्याशित वोट इतने रहे। तो वहाँ अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आश भी नहीं की गई थी और वो भी वोट आ गई, तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ये मैं आपको वोट से तो रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। और दोपहर से पहले को पूर्वाह्न। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, ये इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, मतलब जो भोजन रोगी को नहीं खाना, उसे क्या कहते हैं? अपथ्य। जो पहले न हुआ हो तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे कहते हैं वेतन के, बिना वेतन के करेगा उसे अवैतनिक। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध। ये तो आपको भी पता है। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो उसे, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? आसन मृत्यु। अब इसको देख लो कैसे याद रखना है आपको, कि जैसे कि ये दो लाइनें हैं, या मैं ऐसे दो लाइन खींच दूं तो ये भुजा और ये जो है ये दोनों आसन हैं, मतलब ये पास पास वाली हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मृत्यु, देखो शब्दों को ले आया करो कहीं से भी उठाकर, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मुझे गणित का याद था ये अभी भी। तो मृत्यु के जो समीप हो उसे क्या कहते हैं? आसन मृत्यु, क्योंकि पास है। ये जो आप देखना दोनों अस्त्र और शस्त्र, ये पेपर में पीजीटी में, एस्टेट में, एस्टेट टीजीटी पीजीटी में खूब पूछे जाते हैं। और जब मैंने एस्टेट दिया था 2016 में, मुझे आज भी याद है, ये तब भी पूछा था। फेंक कर चलाए जाने वाले को क्या कहते हैं? अस्त्र। अब मैंने इनको कैसे याद रखा था? अस्त्र होता है अस्त्र,
और एक होता है शस्त्र। तो कैसे याद रखना है? फेंक कर, मैंने तो ऐसे रखा हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाथ से फेंक कर। हाथ अस्त्र, हाथ अस्त्र, एक जैसे जैसे साउंड आ रही है। तो ये अस्त्र कर रखा था, बस एक याद कर रखा था कि जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। जो बच गया वो शस्त्र बच गया। तो आप एक याद कर लो, दोनों में पजल मत हो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। जिस पर अभियोग चला गया हो तो उसे अभियुक्त कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये 5th क्लास का है, तो आस्तिक। गुण दोष का विवेचन करता हो तो उसे आलोचक कहते हैं। जो कवि तत्काल कविता कर सके तो उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। प्रारंभ से लेकर अंत तक तो ये आद्योपांत, आद्योपांत। अपने प्राण स्वयं समाप्त कर लेने वाला आत्मघाती, पता ही आपको। दूसरों के हित में अपने प्राणों का बलिदान करने वाला, तो ये क्या होगा? आत्मोत्सर्ग। जब आपने एमए में नाटक पढ़े होंगे तो उसमें ये शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा। अध्यात्म से संबंध है उसे क्या कहेंगे? आध्यात्मिक कहेंगे। पैर से लेकर सिर तक तो आपाद, पाद कहते हैं पैरों को, तो आपाद मस्तक। ठीक है। एक जो एकदम नई चीज निकाले उसे क्या कहते हैं? आविष्कारक। तो कहते हैं ना, कोई खोज अन्वेषक नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जो एकदम नई चीज निकालेगा उसे क्या कहेंगे? आविष्कार कहेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि रेडियो का आविष्कार इटली के एक वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था, तो एकदम नई चीज आई थी, तो उसके लिए क्या करेंगे? आविष्कारक, आविष्कारक। इतिहास के संबंध में ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? इतिहासज्ञ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजीत। सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? उदयाचल। अच्छा, अब ये फिर से दो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों जो भी आएंगे अभी। ऐसी भूमि जो उत्पादक हो, मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। और जिस जमीन में कुछ भी पैदा न हो उसे क्या कहेंगे? ऊसर कहते हैं। अब आप हिंदी के बच्चे हैं तो उर्वरा से समझ जाएंगे। उर्वरक जो होते हैं हमारे खाद होते हैं, तो जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वरा कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे उर्वरा का विलोम पूछे तो आपको उसर बताना है। दोनों चीजें ऐसे आपको याद करते हुए चलनी है। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट भोजन कहते हैं। अब ये शब्द आपको शुद्ध करने में भी आ सकता है, तो उच्छिष्ट जो है भोजन कहते हैं। भोजन करने के बाद जो खाना बच जाता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे क्या कहते हैं? ऊहापोह। जैसे कि उधेड़ बुन हमारे मन में चली रहती है कि यार वहाँ जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, तो क्या रहता है? एक ऐसा प्रवाह जिसमें आप कोई निष्कर्ष निकाल नहीं पाते कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऊहापोह। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐषणा। से ये इंपॉर्टेंट है। सांसारिक वस्तुओं को जो प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे ऐषणा कहते हैं। अब तो हमारे बहुत रह जाते हैं, एक वीडियो मैं और बना दूंगी। इसमें थोड़ा सा हमने शुरू में ज़्यादा टाइम ले लिया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन देने में और भूमिका बनाने में, तो एक छोटी सी वीडियो और बनाकर हम इसकी डाल देंगे। अभी मैं इतनी करवाऊंगी कि आपको कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि पीछे वाले जो आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे इसी में से आया हुआ था। मैंने इसी में से श्रुति सम भिन्नार्थक याद किए थे, इसी में से मैंने पर्यायवाची किए थे, और इसी में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द किए थे। और शुरू से तैयारी मैंने इसी बुक से की थी, उपकार से, जो कि मेरी काफ़ी पुरानी है, क्योंकि अब जो ये एडिशन वाले जो आते हैं, बाद वाले संवर्धित जो संस्करण आते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा कटता जाता है, कट कॉपी पेस्ट चलती रहती है। और कुछ जो है तो जो बाद के ये संस्करण आते हैं उनमें कट कॉपी पेस्ट चलता रहता है। तो ये पुरानी बुक है, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और इसी में से मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगी। हमारे ये और रहते हैं अभी, ये इतने और हैं, तो एक वीडियो और बना दूंगी मैं।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, लंबी हो जाएगी फिर उबाऊ सा लगेगा आपको और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हम ए पे चल रहे थे, अभी ई तक ऊ तक पहुंच गए थे यहाँ पर। ऐसे ये भी देखेंगे कि आप सीक्वेंस में ही हैं, ऐसे जो बनने वाले हैं वो सारे हैं, फिर आ से बनने वाले हैं, फिर ई से हैं। तो इस प्रकार से आपका कोई भी छूटेगा नहीं। तो इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।